अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे बेसिक टर्म जो कि फार्माकोग्नोसी के अंदर इस्तेमाल होती हैं। जो बच्चे अभी नए नए जिन्होंने फार्माकोग्नोसी पढ़ना शुरू की उनको बड़ी परेशानियाँ होती हैं जब ये टर्म्स बार बार आती हैं तो फिर उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या चीज़ है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि फार्माकोग्नोसी में इस्तेमाल होती हैं वो हम स्टडी करेंगे। उसमें आ जाएगा कि ड्रग की डेफिनेशन क्या है, क्रूड ड्रग क्या होती है, ड्रग कितनी किस्म की होती है, यानी किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। और इसके अलावा आज के लेक्चर के अंदर अंदर देखेंगे हम कि इंडिजिनस कौन सी ड्रग्स होती हैं और नेचुरलाइज कौन सी होती हैं, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। और आखिर में हम मोनोग्राफ देखेंगे कि मोनोग्राफ क्या है और ऑफिशियल बुक्स क्या होती हैं। तो आए फिर एक एक करके टर्मिनोलॉजीज़ हम आज स्टडी करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ड्रग की। ये लफ्ज़ बार बार आता है, ड्रग ड्रग ड्रग। तो ड्रग है क्या? आप फार्मेसी की किसी ब्रांच में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ड्रग की डेफिनेशन लाजमी आप लोगों को पढ़ाई जाती है। तो आज हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिक्शनरीज जो है वो ड्रग को कैसे डिफाइन करते हैं। स्टैंडर्ड डिक्शनरीज डिफाइन ड्रग एज एन ओरिजिनल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यूज बाय इटसेल्फ और एज एन इंग्रेडिएंट इन मेडिसिन। कोई भी ओरिजिनल सिंपल सब मेडिसिनल सब्सटेंस, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, और वो ऐसे भी हो सकता है कि अकेला यूज़ हो, यानी एज बाय इटसेल्फ खुद ही यूज़ हो जाए, या किसी भी मेडिसिन में बतौर इंग्रेडिएंट के यूज़ हो जाए। अकॉर्डिंग टू WHO's डेफिनेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के मुताबिक जो ड्रग है वो क्या है? एनी सब्सटेंस यूज्ड इन अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो, दैट इज़ इंटेंडेड टू मॉडिफाई, जिसका मकसद हो मॉडिफाई करना और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम, या फिजियोलॉजिकल सिस्टम में तब्दीली लाना, और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट्स, खाने वाले के पैथोलॉजिकल जो स्टेट है उसको बेहतर करें या फिजियोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लोर करें, तो ये तब वो सब्सटेंस ड्रग कहलाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन क्या है? एनी सब्सटेंस यूज्ड इन अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दैट इज इंटेंडेड टू मॉडिफाई or explore physiological systems or pathological states for the benefit of the recipient. अब ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये फार्मास्यूटिकल मेडिसिन से क्या मुराद है? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और मेडिसिन मीन्स अ डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म होती है कि जिस शक्ल में हम लेते हैं मेडिसिन, वो टैबलेट भी हो सकती हैं, कैप्सूल भी हो सकता है, सिरप भी हो सकता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन भी हो सकता है और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी हो सकता है। कंटेनिंग वन और मोर ड्रग्स अलोंग विद अदर सब्सटेंसेस इंक्लूडेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल के अंदर एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो कि एक्टिव जो कि थेराप्यूटिक एक्टिविटी रखता है। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होती है उसको फार्मास्यूटिकल मेडिसिन कहते हैं, और उसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी कहते हैं, यानी API। और इसके अलावा इसके जो बाकी सब्सटेंसेस है, जो उसकी स्टेबिलिटी के लिए, जो उसके बल के लिए, या उसके डिसोल्यूशन के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने के लिए, जितनी डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करने की जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम एक्सिपिएंट्स कहते हैं। अब जो ड्रग है वो किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती है? ड्रग जो बनती है वो मुख्तलिफ उसके पर्पजेज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले उसका पर्पज़ हम एक पढ़ते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज़। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जो बीमारी लगने से बचाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी उनको पहले लेना पड़ता है ताकि बीमारी ना लगे। फॉर एग्जांपल वैक्सीन, जैसे आप देखते हैं कि पोलियो वैक्सीन होती है, मुख्तलिफ वैक्सीन होती हैं, वो एज ए प्रिवेंटिव मेजर के यूज़ होती हैं। यानी अगर कोई बीमारी लगने का खदशा हो तो अगर उसको पहले इस्तेमाल कर लें तो बीमारी के ख़िलाफ़ जो होती है मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। और इसके अलावा जो ड्रग की जो एप्लीकेशन है, दे फाइट अगेंस्ट एन इन्फेक्शन। बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया और उसके अगेंस्ट इस्तेमाल होने वाले काम भी कर, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स। या इनका फंक्शन ये है कि टेम्परेरी ब्लॉकिंग ऑफ अ नॉर्मल फंक्शन, कोई भी नॉर्मल फंक्शन है उसको टेम्परेरी ब्लॉक कर दें। फॉर एग्जांपल जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक्स, ये क्या करते हैं? टेम्परेरी तौर पे ब्लॉक करते हैं। अगर लोकल करेंगे तो लोकल एनेस्थेटिक्स, और अगर अनकॉन्शियसनेस ने पूरी बॉडी पे प्रिवेल करे तो उसको हम कहते हैं ये जो है वो जनरल एनेस्थेटिक्स है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी, बाज़ दफ़ा कोई पॉइजन ले लेते हैं, कोई टॉक्सिक मटेरियल ले लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो चीज़ यूज़ उसको एंटीडोट कहते हैं। तो एंटीडोट्स जो होते हैं दे आर यूज फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो कि डायग्नोस्टिक एजेंट होती है तशखीस के लिए। फॉर एग्जांपल रेडियो आइसोटोप्स, यानी कैंसर की तशखीस के लिए हो गया, आपके थायराइड
ग्लैंड का जो फंक्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी रेडियो आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा कोरेक्शन ऑफ डिसफंक्शन, बॉडी का कोई फंक्शन है जो कि अब नॉर्मल हो गया, जो कि नॉर्मल नहीं, मिसाल के तौर पे अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, तो उसकी करेक्शन कर, फॉर एग्जांपल कार्डियोटॉनिक्स जो है जैसे डाइजोक्सिन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि इसके अंदर हार्ट का फंक्शन जो होता है वो करेक्ट नहीं होता। इसके अलावा करेक्शन ऑफ हाइपर फंक्शन, बाद जब बॉडी को ज़्यादा फंक्शन कर जाती है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल रुवल्फिया रूट इट कंटेन रेजरपिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के एक नॉर्मल फंक्शन से ज़्यादा एक्टिविटी है। एक नॉर्मली अगर आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 है, और अगर ये 145 से ऊपर जो है परसेंटेज रहना जो तुम कहते हैं हाइपरटेंशन हो गई, तो हाइपरटेंशन के अंदर रेजरपिन का इस्तेमाल होता है। तो जितने भी फार्मा जो प्रोग्नोस्टिक ड्रग्स हैं वो इन डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, लफ्ज़ हमने पहले भी पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर भी देखा, क्रूड ड्रग। अब फिर इसको ज़रा दोहराते हैं कि क्रूड ड्रग होती है क्या है। द टर्म क्रूड एज यूज्ड इन रिलेशन टू नेचुरल प्रोडक्ट्स, a crude drug is a natural drug of plant or animal origin which has undergone no treatment other than collection and drying. That is, the quality or appearance of the drug has not been advanced in value or improved in condition by any physical or chemical treatment. कोई भी ड्रग जो कि नेचुरल ओरिजिन में से और उसके ऊपर सिर्फ 2 प्रोसेस उसको कलेक्ट किया गया हो और ड्राई किया गया, यानी उसकी जो अपीयरेंस है उसकी क्वालिटी और अपीयरेंस को मज़ीद इन्हांस ना किया गया हो और इसकी कंडीशन को इम्प्रूव नहीं, कोई फिजिकल या कोई केमिकल ट्रीटमेंट ना की गई हो, तो उसको हम कहते हैं ये क्रूड ड्रग है। यानी ऐसी कोई भी नेचुरल ओरिजिन से कोई भी कंपाउंड या कोई भी चीज़ जो कि सिर्फ कलेक्शन एंड ड्राइंग के प्रोसेस में से गुजरी हो, तो इसे कहते हैं क्रूड ड्रग। अगर उस पर फर्दर प्रोसेस हो जाते हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन हो जाती है या उसकी डिस्टिलेशन हो जाती है, कोई प्रोसेस होता है, तो वो हम कहेंगे ये एडवांस्ड ड्रग है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटालिस लीफ, रुवल्फिया रूट। अच्छा, अब आ जाते हैं जो प्लांट्स होते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स ज़्यादा होते हैं या एनिमल्स होते हैं, तो हम कहते हैं ये इंडिजिनस है और ये नेचुरलाइज है। याद रखिए कि इंडिजिनस वो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ग्रोइंग इन देयर नेटिव कंट्रीज, जो कि अपने इलाके में ग्रो करते हैं, अपने एरिया के अंदर होते हैं या अपने बायोम के अंदर, आर सेड टू बी इंडिजिनस टू दोज रीजन्स। यानी किसी खास इलाके की जो ग्रोथ होती है, जो प्लांट जहाँ पे ग्रो करता है, उसको हम कहते हैं ये इंडिजिनस इस इलाके का। फॉर एग्जांपल एकोनाइट, जिसका साइंटिफिक नेम एकोनेटम नेपलेस है, इंडिजिनस टू वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। ये जो है वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडिजिनस है, यानी यहाँ पे पाया जाता है। इट इज़ हाईली पॉइजनस, यूज्ड एज डायूरेटिक इन होम्योपैथी प्रिपरेशन। इसको बतौर पेशाब आवर यानी डायूरेटिक है, होम्योपैथी के जो प्रिपरेशंस होती है उसमें भी इसको इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, इंडिजिनस तो वो ड्रग्स हुई जो कि अपने ख़ास इलाके में पाई जाती हैं, और अगर कोई ख़ास इलाके से निकल के दूसरे इलाकों में भी लोग उसको ग्रो करना शुरू कर दें, उसको कल्टिवेट करना शुरू कर दें, तो ऐसे जो ड्रग्स या ऐसी जो प्लांट्स हैं, मेडिसिन प्लांट्स, उनको हम कहते हैं ये नेचुरलाइज्ड हैं। Plants are said to be naturalized when they grow in a foreign land or in a locality other than their native countries, area or biome. उनके अपने ख़ास कंट्रीज, एरिया, बायोम के अलावा अगर कहीं पे वो ग्रो करेंगे तो उसको हम कहेंगे ये नेचुरलाइज्ड है। मिसाल के तौर पे दतूरा, इसे काला दतूरा भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम इसका दतूरा स्ट्रेमोनियम, इज़ इंडिजिनस टू सेंट्रल अमेरिका। ये सेंट्रल अमेरिका के अंदर पाया जाता है, यानी ख़ास वहाँ का ये पौधा है, बट वॉज इंट्रोड्यूस इन यूरोप बिफोर 1650। लेकिन 1650 से पहले ही इसको जो है ना यूरोप के अंदर भी लोगों ने उगाना शुरू कर दिया। तो इंडिजिनस वो पौधे होते हैं जो कि अपने ख़ास इलाके के अंदर पाए जाते हैं। अगर अपने नेटिव, अपने आबाई जो मुल्क है या अपना एरिया, उससे निकल किसी और जगह पे लोग ग्रो करना शुरू कर देंगे तो उसको हम कहते हैं ये नेचुरलाइज्ड। अच्छा, ऑफिशियल बुक्स क्या होती हैं? बड़ी दफ़ा हम कहते हैं कि इसको ऑफिशियल बुक्स में से देखें, या कोई भी जब ड्रग प्रिपेयर करते हैं इसको कहते हैं इसके ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स देखें। तो ऑफिशियल बुक्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हमारे पास गाइडलाइन होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्वालिटी के लिए, कंट्रोल के लिए, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, स्टोरेज, डोज रेजिमेंट, इंडिकेट, यानी किसी भी ड्रग के बारे में टोटल जो मालूमात होती है, जो उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो उसके स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो नंबर्स होते हैं, वो उसके अंदर लिखे होते हैं। तो ऐसी बुक्स को हम कहते हैं ऑफिशियल बुक्स हैं। तो ऑफिशियल बुक्स के हैं, ऑफिशियल बुक्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, स्टोरेज, डोज रेजिमेंट, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन
ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। वो तमाम प्रोडक्ट्स मेडिसिन जो कि डिजीज़ के लिए यूज़ होती हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके बारे में सारी मालूमात जो होती हैं वो ऑफिशियल बुक्स के अंदर मौजूद होती हैं। अब ऑफिशियल बुक्स डिफरेंट जो हमारे पास है, उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, एनएफ, नेशनल फार्मूलरी, बीएनएफ, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। इसके अलावा बीपीसी मशहूर एक है, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। और फार्माकोलॉजी के लिहाज से अगर हम थेराप्यूटिक्स के अंदर कोई देखें, जो स्टैंडर्ड बुक है, जो ऑफिशियल बुक है, वो गुडमैन्स एंड गिलमैन्स के है, फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक्स। तो ये हैं ऑफिशियल बुक्स। अब देखते हैं कि जो ड्रग्स हैं वो ऑफिशियल बुक्स में लिस्टेड होने के लिहाज से तीन किस्म के होते हैं। एक होते हैं ऑफिशियल, अनऑफिशियल और एक होती है नॉन ऑफिशियल ड्रग। अब देखते हैं एक एक करके कि ऑफिशियल ड्रग क्या है, अनऑफिशियल ड्रग क्या है और नॉन ऑफिशियल ड्रग क्या है। ऑफिशियल ड्रग, एनी ड्रग क्रूड और प्रिपेयर्ड, यानी क्रूड ड्रग हो या प्रिपेयर्ड हो, यानी उस पर सिर्फ कलेक्शन ड्राइंग हुई हो या फर्दर भी प्रोसेस हो, कोई भी ड्रग हो विच इज़ इंक्लूडेड इन फार्माकोपिया और इन नेशनल फार्मूलरी और इन रिकग्नाइज्ड बुक्स इज कॉल्ड ऑफिशियल ड्रग। वो ऐसी ड्रग जो किसी फार्माकोपिया के अंदर हो, नेशनल फार्मूले के अंदर हो या जो रिकग्नाइज्ड बुक्स हैं उनमें के अंदर मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं ये ऑफिशियल ड्रग है। मिसाल के तौर पे जो क्यूनीन है, मॉर्फिन है, कोडीन है, पैरासीटामोल है, आर इंक्लूडेड इन बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूले और दूसरी किताबों के अंदर भी ये मौजूद है। तो ऐसी ड्रग जो कि लेटेस्ट जो वॉल्यूम है ऑफिशियल बुक्स के उनके अंदर मौजूद हो, फार्माकोपिया के अंदर मौजूद हो, उसे हम कहते हैं ये ऑफिशियल ड्रग है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारे पास अनऑफिशियल ड्रग। A drug which has been recognized earlier in the pharmacopoeia or in national formulae or in recognized books but not found in the current issues is designated as an unofficial drug। वो ड्रग जो कि लेटेस्ट वर्जन से पहली किताबों के अंदर तो लिस्टेड थे फार्माकोपिया और ऑफिशियल बुक्स में, लेकिन अब जो मौजूदा फार्माकोपिया उनके अंदर मौजूद ना हो, तो ऐसी ड्रग्स हम कहते हैं ये अनऑफिशियल ड्रग है। दोज सब्सटेंसेस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड बुक्स ड्यू टू देयर सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन। वहाँ दफ़ा कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि उसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सुक्रालोफेट, मर्क्यूरियल कंपाउंड्स, बेंजोइक एसिड, ये जो है ना ये ड्रग अभी भी यूज़ हो जाती हैं, लेकिन ये वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे इनके बेनिफिट्स जो है उनके रिस्क से ज़्यादा हों। अच्छा जी, नॉन ऑफिशियल ड्रग क्या होती हैं? A non-official drug is a substance which is unofficially used for therapeutic purpose but has never been listed as a therapeutic substance in the pharmacopoeia or any official book। यानी जो किसी में भी ना हो, ना पुराने वॉल्यूम्स में हो, ना लेटेस्ट वॉल्यूम में फार्माकोपिया नेशनल बुक्स और नेशनल फार्मूलरी में हो, बल्कि ये जो है अनऑफिशियली इसको थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हो। लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि इनका कुछ ना कुछ डाटा जो होता है वो होता है। Such type of compounds may be published in current journals having proven clinical value but we do not know about their side effects। यानी इनकी क्लिनिकल या थेराप्यूटिक वैल्यू का पता होता है, लेकिन जो क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल नहीं हुए तो इनके साइड इफेक्ट्स का पता नहीं होता, तो इसलिए अभी वो लिस्टेड नहीं होती। लेकिन जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उनके अंदर इसका कोई ना कोई डाटा मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल कर्कुमिन जो है ये कर्कुमा लोंगा यानी हल्दी जो है इसके अंदर ये पाया जाता है। इट इज़ अ पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट। ये एक बड़ा ही कवी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो कंपाउंड है एंड मे बी यूज इन साइनोसाइटिस, और ये साइनोसाइटिस के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं और किया भी जाता है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास आ जाते हैं एक्सट्रैक्टिव्स क्या होते हैं। ये भी वो टर्म है जो बहुत इस्तेमाल होती है कि एक्सट्रैक्टिव क्या है। The crude mixtures of chemical constituents that are extracted from plants or animal by various extraction processes are called extractives or derivative। यानी जब हम क्रूड ड्रग में से कोई चीज़ निकालते हैं, जैसे डिस्टिलेशन हो गई, स्टीम डिस्टिलेशन हो गई या मैसीरेशन हो गई, जब किसी भी तरीके से कोई उसमें से डिराइव करते हैं, कोई चीज़ हासिल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये डेरिवेटिव्स हैं या एक्सट्रैक्टिव्स हैं। अच्छा, इसके बाद जो और मशहूर जो दो टर्म्स है वो है प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये आपको बड़ा सुनने में फार्माकोग्नोसी मिलेगा, फाइटो मेडिसिन के अंदर मिलेगा कि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो ये होते क्या चीज़ें? The metabolites which are necessary for the growth and cellular functions are called primary metabolites। वो मेटाबोलाइट जो कि प्लांट को अपने लिए ज़रूरी होते हैं, यानी अपनी ग्रोथ के लिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो जाती हैं, प्रोटीन्स हो जाती हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स हो जाते हैं और इस तरह के वाइटामिन हो गए, ये सारे के सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। While such metabolites which are not required for the growth and cellular activities and are the end products of primary metabolism
आर टर्म्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और ये क्या होते हैं, ये इनके एंड प्रोडक्ट होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, मेटाबॉलिज्म के, उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल के हैं, विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आ जाते हैं फिनोलिक्स, स्टीरॉयड, एसेंशियल ऑयल्स, अल्कलॉइड, स्टीरॉयड्स एंड ग्लाइकोसाइड। ये वो तमाम कंपाउंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और याद रखिएगा कि जो मेडिसिनल जो थेराप्यूटिक वैल्यू होती है वो प्लांट्स के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर होती है। अब लास्ट में पढ़ते हैं कि मोनोग्राफ क्या चीज़ है। ऑफिशियल बुक हमने पढ़ ली है, ऑफिशियल बुक के लिहाज से हमने 3 क्लासेस पढ़ ली है, ऑफिशियल, अनऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल ड्रग। अब देखते हैं कि मोनोग्राफ क्या चीज़ होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ऑफिशियल बुक्स होती हैं उसके अंदर किसी भी ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, उसकी क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से, पैकेजिंग के हवाले से, उसके यूजेस के हवाले से सारी डिटेल मौजूद होती है। तो मोनोग्राफ उसी को ही कहते हैं। तो मोनोग्राफ क्या है? द डिस्क्रिप्टिव मटीरियल pertaining to any drug therapeutic agent including the pharmacopoeia is known as the monograph। कोई भी डिस्क्रिप्टिव बयान करने वाला मटेरियल जो कि किसी भी ड्रग के बारे में हो, जो कि थेराप्यूटिक एक्टिविटी रखता है और वो फार्माकोपिया के अंदर मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं ये मोनोग्राफ है। द मोनोग्राफ ऑफ अ ड्रग इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द ड्रग। मोनोग्राफ के अंदर किसी भी ड्रग के बारे में ये मालूमात होती हैं। उसमें ऑफिशियल टाइटल होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, उसकी डेफिनेशन होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, कलेक्शन और प्रिपरेशन होती है, और उसके जो आइडेंटिटी टेस्ट है वो होते हैं। टेस्ट फॉर अडल्ट्रेंस, अगर उसके अंदर कोई चीज़ मिलावट तो नहीं की गई उसके लिए टेस्ट होते हैं। मेथड्स ऑफ आसे होते हैं, उसकी फार्माकोलॉजिकल या थेराप्यूटिक एक्टिविटी फाइंड करने के लिए उसके आसे होते हैं कि इसको कैसे आप चेक कर सकते हैं इसकी एक्टिविटी को, उसके स्टोरेज, यूजेज एंड डोजेज। ये सारी जब इंफॉर्मेशन जो एक पूरा एक पैराग्राफ सा बनता है, आप ये कह लें, उसको कहते हैं ये मोनोग्राफ है। अच्छा, आइए हम देखते हैं, हमको एक मोनोग्राफ देखते हैं कि जिसके अंदर ये सारी डिटेल मौजूद हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो है ना वो मोनोग्राफ देखते हैं ट्राइगोनेला फेनम ग्रेसियम। इसको आमतौर पे हम मेथी भी बोलते हैं, उर्दू के अंदर भी मेथी बोलते हैं, बंगाली के अंदर भी इसको मेथी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको फिनोग्रीक बोलते हैं। मोनोग्राफ ऑफ ट्राइगोनेला फेनम ग्रेसियम, फैमिली पेपिलियोनेसी। कॉमन नेम फिनोग्रीक, और बंगाली में उसको मेथी बोलते हैं। कल्टीवेशन, इट इज़ कल्टीवेटेड इन डिफरेंट एरिया ऑफ बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है? द लैटिन स्पीशीज नेम ऑफ फेनम ग्रेसियम मीन्स ग्रीक हे, which is a dried plant, leaves or seed, and has a strong hay-like scent. It has a strong, pleasant and peculiar odor and grows best in well-drained soils with a low rainfall into brownish yellow rhombic shaped seed। यानी इसके सीड ऐसे होते हैं और इन इलाका पाए जाते हैं। इसका जो पार्ट यूज़ होता है राइप ड्राइड सीड, इसके सीड्स भी यूज़ होते हैं और उसके अलावा इसकी लीव्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके सीड यूज़ होते हैं। केमिकल जो इसके अंदर मौजूद होते हैं, केमिकल कॉन्स्टेंट्स, सीड्स आर रिच इन म्यूसिलेज, मेनली गैलेक्टोमेनॉन्स, fixed oil, fatty acids and protein. They also contains alkaloids, saponin, glycoside। अब इस मोनोग्राफ के अंदर टोटल डिटेल लिखी, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये एक बनाया गया, लेकिन जो ऑफिशियल मोनोग्राफ है उसके अंदर फिर ये भी लिखा है कि इसके अंदर कौन सा अल्कलाइड है, इसके अंदर कौन सा सैपोनिन है, इसके अंदर कौन से ग्लाइकोसाइड मौजूद हैं। इसके लिए आप जो है ना ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी फार्माकोपिया को विजिट करें। ये समझे कि आपके लिए असाइनमेंट है, ताकि आपको पता चले कि ये ऑफिशियल भी है कि नहीं है और इसके मोनोग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। यूजेस, सीड्स आर डायूरेटिक्स, astringent। They are popularly used in the treatment of loss of appetite, weight loss, menstrual disorder, also used in hypertension, diabetes, sexual problem। It lowers triglyceride, cholesterol and low density lipids जो है उसको भी ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। डोज क्या है? डेली डोज जो है इसकी 18 ग्राम में, इससे ज़्यादा आप इसको नहीं लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये आप लोगों को फार्माकोग्नोसी के कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए बनाए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये पसंद आते हैं और आपको कुछ समझ आती है तो आप इसको ना दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो हमारी कम्युनिटी बढ़े और दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाह खैर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।